गाइस नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई ज्ञान। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस महासीरीज में आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे उत्तराखंड के साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हमारे उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में कितनी महत्वता रखती है, इससे आप लोग सब लोग वाकिफ़ हो। 40 मार्क्स की आती है पेपरों में, तो इसीलिए हमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को कंठस्थ होना ज़रूरी है। इसी महत्वता को देखते हुए हमारा चैनल आपको आज से उत्तराखंड परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करवाने वाला है, उससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी, ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न आता है पेपर में तो वह आपका सुना सुनाया होना चाहिए। आप लोग हमारे इस प्रयास को जरूर रोजाना हमारे चैनल पे आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की अब बैक टू बैक क्लासें मिलेंगी। उत्तराखंड परीक्षा वाणी एक मानक पुस्तक है। हर एग्ज़ाम में आप लोग देख लो, चाहे यूके आयोग ले या चाहे यूके आयोग ले, इस बुक से 20 से 25 प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आज से यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं और आपको पहले से ही डिस्कस करवाते हैं। हमारे पहले अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम डिस्कस करवाएंगे और उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो महत्वपूर्ण है, वॉच जरूर करें, पूरा का पूरा करना साथियों। यदि आप लोग अब क्लास देखते हैं तो आपको उतनी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, तो समय निकाल के पूरा वीडियो वॉच करना। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब किया गया? तो अपने उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को अपना उत्तराखंड साथियों यूपी से अलग होकर बना। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले हम यूपी में हुआ करते थे, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। तो यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को अपने उत्तराखंड का गठन हुआ। जब क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं, गठन के समय अपने उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 से अपने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक मतलब राज्य बनने के लिए विधेयक हमारे केंद्र सरकार के लोकसभा में कब पारित किया गया? तो उत्तराखंड राज्य विधेयक हमारे देश के लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को। दूसरा प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ? तो आप लोग सब जानते हैं, हमारे उच्च सदन है लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा में कब पारित किया गया उत्तरांचल बनने, अलग राज्य बनने के लिए? 10 अगस्त 2000 को। तीसरा प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के समकक्ष कब पेश किया गया? तो जब हमारा उत्तरांचल राज्य अलग राज्य बन रहा था, उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण, और उनने राज्य बनाने के लिए स्वीकृति दी 28 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? तो अलग राज्य हमारा यूपी से बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। भारतीय गणतंत्र का कौन से क्रम का राज्य अपना उत्तराखंड का? अपने उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में 29 राज्य है। तो इन 29 राज्यों के क्रम में अपने उत्तराखंड को 27वां पायदान मिला भारतीय गणतंत्र में। अगला सवाल, पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य है? तो पर्वतीय राज्य हिमालय राज्य के क्रम में अपने उत्तराखंड का 11वां स्थान है। राज्य का नाम परिवर्तन कब हुआ? साथियों आप लोग सब लोग जानते हैं, 9 नवंबर 2000 को अपने उत्तराखंड का गठन हुआ उत्तरांचल नाम से। 1 जनवरी 2007 से अपने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। राज्य की राजधानी कहें तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। राज्य गठन के समय अस्थायी राजधानी है साथियों, स्थायी राजधानी अपने उत्तराखंड की अभी तक नहीं है, हालांकि गैरसैंण को भी माना जाता है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी हम किसे मानते हैं? तो अपने उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन है, तो एक है गैरसैंण में, एक है देहरादून में। तो राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी मानी जाती है गैरसैंण को माना जाता है। तो गैरसैंण कहाँ पे है? चमोली में, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की गई, या कब की गई? 20 जून 2020 से। तो 20 जून 2020 से अपने उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? चमोली के गैरसैंण में। अपने उत्तराखंड की राज्य की भाषा क्या है? तो अपने उत्तराखंड की राज्य की भाषा है हिंदी, और द्वितीय राजभाषा है अपनी संस्कृत। संस्कृत को अपने उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा के रूप में कब चिन्हित किया गया? जनवरी 2010 से अपने उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत को जगह मिली। राज्य की भाषा प्रथम कौन सी? अपने उत्तराखंड की हिंदी।
अपने उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह कैसा है? तो उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह मैं आपको फोटो पे दिखा देता हूँ। तो एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ, नीचे आप लोग देख सकते हैं 3 गंगा की लहरें हैं, नीचे गंगा की लहरें हैं, बीच की चोटी में आप लोग देख लो ये अशोक की लाट है। अपने उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? तो अपने उत्तराखंड का राजकीय पशु है साथ कस्तूरी मृग। तो अपने उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी अपने उत्तराखंड में जाना जाता है। अपने उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डियर के रूप में भी इसे जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस क्राइसोगास्टर। तो मास्कस क्राइसोगास्टर है किसका नाम? कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। अगला है अपने उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? अपने उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है मोनाल। मोनाल को यहाँ पे हिमालय का मयूर के नाम से भी फेमस है। और साथ ही कभी कभी पूछ देता है मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पेंजिनस। तो लोफोफोरस इम्पेंजिनस राजकीय पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी जो हमारा मोनाल है इसका प्रिय आहार क्या है? कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है। तो राजकीय पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू। किसानों के आलू की जो सब्जी होती है इसको काफ़ी क्षति ये मोनाल पहुंचाता है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अपने उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस। तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस। बुरांस का वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछ देता है। तो रोडेड्रॉन आर्बोवियम। तो रोडेड्रॉन आर्बोवियम राजकीय वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल, राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। तो ब्रह्मकमल को अपने उत्तराखंड में कौलपदम नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में ब्रह्मकमल को स्थानीय नाम क्या दिया गया है? तो कौलपदम स्थानीय नाम में इसको कहा जाता है ब्रह्मकमल को। साथ ही कभी पूछ देता है ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब वेलेटा। सोसूरिया अब वेलेटा। अगला सवाल है उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। अब एक सवाल यहाँ पे बन सकता है, भारत का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत से हमारे जो पहले बचपन में हमें पढ़ाया जाता था भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हालांकि साथियों हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। भारत के राष्ट्रीय खेल न होने के पीछे कारण यह है कि भारत के राष्ट्रीय खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है साथियों। भारत का राष्ट्रीय खेल अभी तक है ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार के मुताबिक हम सभी खेलों को एक ही महत्व देते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय खेल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है फुटबॉल। फुटबॉल को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? सन 2011 में। उत्तराखंड राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय वाद्य यंत्र है ढोल। ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र की संज्ञा कब दी गई? सन 2015 में। राज्य की राजकीय तितली किसे दिया गया? तो राज्य के राजकीय तितली होने का गौरव प्राप्त है कॉमन पिकॉक को। कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड राज्य की राजकीय तितली कब मनाया गया, कब घोषित किया गया? सन 2016 से अपने उत्तराखंड की कॉमन पिकॉक राज्य तितली के रूप में फेमस है। अपने उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन उत्तराखंड राज्य का राजकीय गीत है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन को कब राजकीय गीत के रूप में जगह मिली? 2016 में लिखित हेमंत बिष्ट द्वारा। तो हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन 2000 को राजकीय गीत घोषित किया गया। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम बता चुके हैं सोसूरिया अब वेलेटा है। ब्रह्मकमल को महाभारत में क्या कहा गया है? साथियों आप लोग सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मकमल हमारे शिव भगवान को भी अर्पित किया जाता है। तो महाभारत में भी ब्रह्मकमल बहुत फेमस है, क्योंकि शिव भगवान को समर्पित हमारे यह फूल है। जब शिव भगवान की पूजा होती है तो ब्रह्मकमल वहाँ पे अवश्य पूजा जाता है ब्रह्मकमल से। तो ब्रह्मकमल को महाभारत में किस नाम से जाना गया? सौगंधित पुष्प। ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत और पूरे विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर में लगभग ब्रह्मकमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अकेले उत्तराखंड में
ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुयात रूप में पाया जाता है? उत्तराखंड का फूलों की घाटी जो चमोली में स्थित है साथियों, वहाँ पे ब्रह्मकमल हमें बहुयात रूप में मिलता है। ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय किस महीनों में है? यानी ब्रह्मकमल जो फूल खिलता है वो किस माह खिलता है? जुलाई से सितंबर माह तक ब्रह्मकमल खिल उठता है। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम बता चुके हैं, राज्य पशु कस्तूरी मृग है अपने उत्तराखंड का। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में भी मिलता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है कहाँ पे? फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में, पिथौरागढ़ में भी पाया जाता है। कस्तूरी मृग के बारे में आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता दूं साथियों, कस्तूरी मृग जो नर कस्तूरी होता है उससे एक गांठीनुमा थैली, जहाँ पे नाभि होती है उसके यहाँ पे एक गांठीनुमा थैली बनती है नर मृग के। और उस गांठीनुमा थैली में क्या होता है साथियों, एक कस्तूरी पदार्थ मिलता है। उस कस्तूरी से साथियों इत्र बनाए जाते हैं, जो आप लोग परफ्यूम डालते हो उस कस्तूरी से ही बनते हैं, जो नर मृग में पाया जाता है। कभी कभार पूछ देता है जो कस्तूरी नामक पदार्थ है वह नर से मिलता है या मादा से? तो कस्तूरी नामक जो पदार्थ है वो नर से मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त होता है, वह एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम ही मिलता है। राज्य में जो कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया? तो 1972 में कस्तूरी मृग विहार बनाया गया। कहाँ पे? चमोली में। और तब से कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए साथियों, आप लोग जानते होंगे कस्तूरी मृग को काफ़ी मारा जा रहा था उस समय, क्योंकि एक कस्तूरी नामक पदार्थ नर मृग से मिल रही थी जो कि काफ़ी महंगी थी, तो इसीलिए उनका काफ़ी तरह से शिकार कर रहे थे। तो कस्तूरी मृग का संरक्षण जरूरी था, इसके लिए अपने उत्तराखंड ने बहुत सारे कदम उठाए, कस्तूरी मृग विहार बनाए और कस्तूरी जहाँ पे जो क्षेत्र थे जहाँ पे कस्तूरी मृग मिलते हैं उसको संरक्षित किया गया, वन विभाग के अंतर्गत लिया गया। तो पहला जो कस्तूरियों को बचाने के तो कस्तूरी मृग को बचाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास चमोली में किया गया। 1972 में कस्तूरी मृग विहार बनाया गया। राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है रोडेड्रॉन आर्बोरियम। तो रोडेड्रॉन आर्बोरियम। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो बुरांस सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। तो सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है बुरांस। अगला सवाल, तो राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन कब से कब लगा? साथियों, आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा सा आपको संवैधानिक जानकारी दे दें। भारतीय संविधान में 3 तरह की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है अपना राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है आर्थिक आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस कंडीशन में लगता है, राष्ट्रपति शासन किस कंडीशन में लगता है, आर्थिक आपातकाल किस कंडीशन में लगता है, इसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। फिर समझेंगे हम राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था अपने संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत की गई है। युद्ध व भारी आक्रमण जब लगे, राष्ट्रपति जी को लगे कि अपने देश में युद्ध की स्थिति है, भारी आक्रमण की स्थिति है, उस समय राष्ट्रपति जी पूरे देश को अपने अंडर पर ले लेते हैं, यानी राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लगा दिया जाता है। दूसरी कंडीशन है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। यह किस कंडीशन में लगता है? जब राष्ट्रपति जी को लगता है कि संवैधानिक तरीके से राज्य में काम नहीं हो रहा है, जो राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संवैधानिक तरीके से कार्य जब नहीं करती है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगा देते हैं और राज्य की पूरी कमान जो होती है, पूरा प्रशासन जो होता है राष्ट्रपति जी के अंडर पे काम करता है और राज्यपाल जी को उस समय कार्यकारी के रूप में काम करना पड़ता है। तीसरा आपातकाल है आर्थिक आपातकाल। जब देश में
आर्थिक संकट हो साथियों, ऐसी कंडीशन तो अपने देश में अभी तक नहीं आई है जबकि आर्थिक संकट लगाना पड़े। फिलहाल बहरहाल हमें जानना जरूरी है, आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाना पड़ता है। इतना बड़ा कोरोना काल हुआ साथियों, अपने भारत देश में ऐसी आर्थिक स्थिति तो नहीं आई। हमारा भारत देश महान है साथियों, हमें गर्व करना चाहिए अपने भारत देश में। इतने बड़े स्तर पर कोरोना काल आया, 3 साल चला, तो आर्थिक संकट यहाँ पे नहीं हुआ, सब लोग आप लोग जानते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। तो राज्य में 46 दिन, अपने उत्तराखंड राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा? अनुच्छेद 356 के तहत। तो राष्ट्रपति शासन कब लगा? 27 मार्च से 12 मई 2016 तक अपने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में दर्ज है? तो संविधान के अनुच्छेद 153 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य में विधानमंडल है, तो राज्य का जो विधानमंडल है एक सदनात्मक है। राज्य का जो विधानमंडल है क्या है? एक ही है। जो भी विधानसभा होती है साथियों, कहीं कहीं पे विधान परिषद भी होती है, वह होता है द्विसदनात्मक। अपने उत्तराखंड में एक ही विधानमंडल है, वो है एक सदनात्मक, इसको हम तभी कहते हैं। कहीं पे विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है, तो वह द्विसदनात्मक होता है। प्रथम विधानसभा भवन कहाँ पर है? अपने उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा भवन बना देहरादून में। द्वितीय विधानसभा भवन जो हमारे उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण भराड़ीसैंण में, वहाँ पे विधानसभा परिसर, दूसरा परिसर बना है हमारा विधानसभा भवन। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर इसको कहा जाता है। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य, तो हमारा उत्तराखंड राज्य 2 विधानसभा भवन वाला राज्य है। साथ ही महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर भी 2 विधानसभा भवन वाले राज्य हैं। विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया? तो 9 नवंबर 2000 को अपना राज्य अलग होके उत्तर प्रदेश से बना, तो 30 सदस्यीय प्रथम अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया। साथियों आप लोग जानते हैं अपने उत्तराखंड का प्रथम अंतरिम हमारे कौन? नित्यानंद स्वामी। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? तो कि वो थे ND तिवारी, ये पता होना चाहिए आपको। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में कब चला? 9 जनवरी 2001 से। तो 9 जनवरी 2001 से उत्तराखंड का सत्र चला देहरादून में। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में 11 जून 2014 में, ठीक है। तो प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में कब से हुआ? तो 17 से 18 नवंबर 2017 को प्रथम विधानसभा सत्र चला, क्योंकि हमारा राज्य 2 विधानसभा भवन वाला राज्य है। पहले बना नहीं था हमारा गैरसैंण वाला विधानसभा भवन, हाल ही में बना है। तो यहाँ पे कब प्रथम विधानसभा सत्र चला? 17 से 18 नवंबर 2017 को। विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब शुरू की? तो 4 मई 2001 में अपने उत्तराखंड ने विधानसभा की प्रथम वेबसाइट शुरू की। और देश में हमारा राज्य अकेला राज्य है जिसने अपने राज्य के विधानसभा की पहली वेबसाइट शुरू की। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो देश में प्रथम राज्य है उत्तराखंड जिसने विधानसभा की अपनी वेबसाइट शुरू की। कब की? 4 मई 2001 को। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? जब हमारा राज्य क्षेत्र यूपी का क्षेत्र हुआ करता था, तो यूपी में हमारे क्षेत्र के कितने विधानसभा सीटें थी ये पता है होना चाहिए आपको। तो 22 विधानसभा सीटें थी जब हम यूपी का अंग हुआ करते थे। आजकल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। इससे पहले कितनी थी? 71 थी। एक एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए यहाँ पे आरक्षित मनोनीत की जाती थी। हाल ही में 2020 में उसको हटा दिया गया है। विधानसभा की अब हमारी कितनी सीटें बच गई हैं? 70। अगला सवाल है, विधानसभा सीटों का परिसमन कब संपन्न किया गया? तो 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 में विधानसभा सीटों का परिसमन किया गया। परिसमन के बाद विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा की परिसमन के बाद सीटें हैं कितनी? 70 सीटें। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? ये 2017 का आंकड़ा है साथियों, आप लोग हाल ही में आंकड़ा देख सकते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ
तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथि आपको पता होनी चाहिए। तो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ हमारा 14 फरवरी 2002 को, द्वितीय विधानसभा चुनाव हमारा 21 फरवरी 2007 को, 30 जनवरी 2012 को तीसरा, और चौथा हुआ हमारा 15 फरवरी 2017 को, और हाल ही में पाँचवां भी संपन्न हो गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कितना रहा? प्रथम विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत रहा 54.34। इसमें मुख्यमंत्री जी कौन बने प्रथम विधानसभा चुनाव में? ND तिवारी जी। दूसरा विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ 63.96। तृतीय में हुआ विधानसभा में 67.70%, और चतुर्थ विधानसभा में मतदान हुआ 65.64। हाल ही में जो पाँचवा विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी 65 के आसपास मतदान हुआ है %। तो विधानसभा में कुल कितनी आरक्षित या सुरक्षित सीटें हैं? तो विधानसभा में अपने उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों में 15 सीटें आरक्षित हैं हमारे आरक्षित वर्ग के लिए, 13 हैं अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। 80 के लिए सुरक्षित जो 13 सीटें हैं उनको आपको बताना है। तो 3 हरिद्वार में है, और एक सीट आरक्षित है देहरादून जनपद में, एक उधमसिंह नगर में भी है, और उत्तरकाशी में भी है, टिहरी गढ़वाल में भी है, पौड़ी गढ़वाल में भी है, चमोली और नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में एक सीटें साथियों हमारी अनुसूचित जो जाति से बिलोंग करते हैं हमारे उत्तराखंड वासी, उनके लिए समान प्रतिनिधित्व हमारे विधानसभा में हो, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। अपने लोगों का वो प्रतिनिधित्व वहाँ पे करेंगे हमारे जो इस क्षेत्र के लोग हैं। इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा अधिकता होती है वहाँ पे, जिस समुदाय की ज़्यादा अधिकता जिस क्षेत्र में होती है तो वहाँ पे आरक्षित सीट उनके लिए कर दी जाती है। तो एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें विधानसभा में आरक्षित की गई हैं। वो सीटें आपको बतानी है। चकराता देहरादून की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और नानकबत्ता उधमसिंह नगर यह भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चकराता देहरादून में जौनसारी रहते हैं, नानकबत्ता में यहाँ पे कौन रहते हैं? थारू लोग रहते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद आपको बताना है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में, 11 विधानसभा सीटें हैं, और सबसे कम विधानसभा सीटें हैं कहाँ पे? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन कब हुआ? तो प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन क्रमशः हुआ। तो प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुआ 14 फरवरी 2002 को, और प्रथम विधानसभा का गठन हुआ 14 से 15 मार्च 2002 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। अपने उत्तराखंड के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रखी गई हैं? तो लोकसभा की सीटें हमारी 5, 1 सीट टिहरी गढ़वाल की, पौड़ी की, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार। तो अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा की सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। किसकी? लोकसभा की, आपको पता होनी चाहिए। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में? 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है कहाँ की? हरिद्वार की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी जो हमारी लोकसभा सीट है वो कौन सी है? पौड़ी की। आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वर्तमान में यानी जो हमारी यह कार्यकाल चल रहा है, इस तक हमारे उत्तराखंड में किस लोकसभा सीट से कौन लोग हैं? तो पौड़ी लोकसभा के सदस्य हैं। पौड़ी सीट से तीरथ सिंह रावत, टिहरी सीट से है माला राजलक्ष्मी शाह, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल से अजय भट्ट है सीट। तो हमारी 5 सीटों से ये लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। 80 हेतु जो सुरक्षित सीट है लोकसभा की वो कहाँ पर है? अल्मोड़ा की जो सीट है रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो उत्तराखंड से राज्यसभा में कितनी सीटों का प्रबंध है? तो राज्यसभा की सीटें अपनी 3 सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं श्री राज बब्बर, प्रदीप टम्टा और अनिल बलूनी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 214 में संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा।
तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य अलग राज्य बना तो उसी समय यहाँ पे उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई थी 9 नवंबर 2000 को। देश में 20वां, और उच्च न्यायालय कहाँ पे? अपना नैनीताल में है। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश सहित जो टोटल न्यायाधीशों की संख्या होती है कितनी होती है? 9 होती है। अगला सवाल है, राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं देहरादून और उधमसिंह नगर में। जल्द ही 5 और जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया गया है। वो कौन से जिले हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और नैनीताल में। संभागों या मंडलों कहते हैं, हिंदी में संभागों मंडल भी कहते हैं। तो मंडलों की संख्या कितनी? अपने उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। गढ़वाल में आते हैं 7 जनपद, कुमाऊं में आते हैं 6 जनपद। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल हमारा गढ़वाल मंडल है। जिलों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में 13 है। कुल ज़िले जो मैदानी हैं, तो मैदानी एरिया वाले जो ज़िले हैं हरिद्वार और उधमसिंह नगर, यानी मैदानी ज़िले कभी पूछ देता है तो उत्तराखंड में जो मैदानी ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार और उधमसिंह नगर 2 जनपद ऐसे हैं जो मैदानी एरिया में हैं। तो राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो राज्य में जो तहसील है, तो उत्तराखंड राज्य में 13 जनपद हैं और 110 तहसील हैं। उप जिले भी कहते हैं हम तहसीलों को। तो 110 तहसील, 13 जनपद उत्तराखंड राज्य में है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसील वाला जनपद है कौन? रुद्रप्रयाग व हरिद्वार। 4 तहसीलें इन जनपदों में हैं। उप तहसीलों की संख्या, तहसीलों के नीचे उप तहसील भी बनाए गए हैं किसी क्षेत्र में, तो उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 18 है। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने, तो अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी क्रमशः 19 व 125। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी 11 व 86। विकासखंड या ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो 2008, तो सांख्यिकी डायरी 2018-19 के अकॉर्डिंग अपने उत्तराखंड में जो ब्लॉक है 95 ब्लॉक हैं पूरे उत्तराखंड में। 76 है पर्वतीय और 19 है मैदानी। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला है पौड़ी, 15 ब्लॉक है इसमें। सबसे कम विकास खंड वाला जिला है रुद्रप्रयाग व बागेश्वर, 3 ब्लॉक हैं इसमें। राज्य में कितने भूभाग पर 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी पटवारी व्यवस्था कब से शुरू हुई अपने उत्तराखंड में? 1874 में। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कितना भूभाग क्षेत्र रखा गया था, यानी कितने क्षेत्र पर पटवारी व्यवस्था लागू की गई थी? लगभग पूरे उत्तराखंड क्षेत्र का 60% भाग जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पे पटवारी व्यवस्था शुरू की गई थी 1874 से। राज्य में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? अकॉर्डिंग टू, तो 2019 के अकॉर्डिंग राज्य में 157 पुलिस स्टेशन है। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने हैं। तो सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने हैं सर्वाधिक पुलिस थाने वाला जिला है देहरादून, 20 पुलिस थाने यहाँ पे, और सबसे कम है रुद्रप्रयाग, यहाँ पे 5 ही पुलिस थाने हैं। राज्य में कितने पुलिस चौकियाँ हैं? तो राज्य में 236 पुलिस चौकियाँ हैं। राज्य में रेवेन्यू पुलिस के तहत पटवारी चौकियाँ, तो अकॉर्डिंग टू 2017 1225 जो है यहाँ पे पटवारी चौकियाँ हैं। राज्य में प्रथम साइबर थाना किस जनपद में खोला गया? तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारे उत्तराखंड राज्य में प्रथम साइबर थाना 25 मार्च 2015 को देहरादून जनपद में खोला गया। कुल ग्राम उत्तराखंड राज्य में 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग कुल कितने ग्राम हैं? 16,793 ग्राम है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कुल आबाद ग्राम कितने हैं? तो कुल आबाद ग्राम है 15,765। सर्वाधिक व सबसे कम आबाद वाले ज़िले, तो सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांव वाले ज़िले 2011 के अकॉर्डिंग, तो सर्वाधिक आबाद गांव है पौड़ी गढ़वाल में और सबसे कम आबाद गांव है हरिद्वार में। सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले ज़िले, तो सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद ग्रामों वाले ज़िले हैं। सर्वाधिक वन किस ग्राम में है? नैनीताल में, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। कुल न्याय पंचायतें हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2019 अपने उत्तराखंड में
कुल कितने न्याय पंचायतें हैं? 670। कुल कितने ग्राम पंचायतें हैं 2019 के अकॉर्डिंग? 7,791। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है 2019 के अकॉर्डिंग पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है चंपावत। कुल क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक स्तर पर होते हैं 2011 के अकॉर्डिंग कितने हैं? तो 95 कुल ग्राम पंचायतें हैं। कुल जिला पंचायतों वाला जो एरिया, तो कुल जिला पंचायत हैं 13, तो प्रत्येक जनपद में एक एक है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव, पंचायत सदस्यों का जो चुनाव करते हैं वो कौन करते हैं? 18 या उससे अधिक आयु वाले लोग मतदान के जरिए करते हैं। जिला पंचायत के जो सचिव के रूप में कार्य करता है, तो जिला पंचायत का जो सचिव होता है DDO या DPRO भी होता है उनका नाम, तो जिला पंचायत का सचिव हुआ। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु वर्ष वाले लोग क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। का चुनाव कौन करता है? तो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत में चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO। ये वीडियो नहीं है साथियों, BDO है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। VDO होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है BDO। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। इसका चुनाव कौन करते हैं? तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है या सदस्य होते हैं उनका चुनाव ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु वाले लोग करते हैं। ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति करता है, तो ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति करती है ग्राम पंचायत है। तो पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अकॉर्डिंग पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था उत्तराखंड के महिलाओं के लिए। तो पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व हो, उसके लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला ज़िला है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला ज़िला है पौड़ी, 1212 ग्राम पंचायतें हैं। और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला ज़िला है, तो सबसे कम ग्राम पंचायत है हरिद्वार में 308। ये भी अच्छा सवाल है। 2011 के अकॉर्डिंग कितने नगर हैं? तो कितने नगर हैं? 41। कुल जनगणना शहर 2011 के अकॉर्डिंग कितने शहर है उत्तराखंड में? 116। सर्वाधिक नगरों वाला जिला, तो सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है आपको बताना है? तो सर्वाधिक नगरों वाला जिला है हरिद्वार। कितने नगर हैं? 24। और सबसे कम नगर वाला ज़िला आपको बताना है, तो सबसे कम नगर वाला ज़िला है बागेश्वर, एक ही नगर है। अगला है कुल वैधानिक नगर है 2019 के अकॉर्डिंग यानी नगर निकाय वाले 90। कितने नगर निगम हैं? 8 नगर निगम हैं। नगर पालिका परिषदें कितनी है? 41। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद कौन सी है? तो राज्य की जो सबसे पहली नगर पालिका परिषद है मसूरी। नगर प्रमुख या मेयर सभासदों का चुनाव होता है, तो प्रत्यक्ष रीति से होता है नगर प्रमुख मेयर का चुनाव। नगर उप प्रमुख उप मेयर का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रीति से। प्रत्यक्ष रीति से मतलब जनता इसमें वोट करती है और खुद चुनती है, और नगर उप प्रमुख चुनता है। नगर का जो प्रमुख होता है वही अपने काम में हाथ बटाने के लिए उप प्रमुख का चयन करता है। अगला है कितने कैंटोनमेंट बोर्ड उत्तराखंड में? कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब सैनिक कस्बे। कितने सैनिक कस्बे हैं उत्तराखंड में? 9, जहाँ पे सैनिक लोग निवास करते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। नोटिफाइड एरिया और औद्योगिक कस्बे, कितने नोटिफाइड एरिया हैं उत्तराखंड में? 1। नोटिफाइड एरिया के बारे में आपको जानकारी दे दूं। नोटिफाइड एरिया मतलब होता है साथियों हिंदी में अधिसूचित क्षेत्र। 1901 से पहले साथियों रानी बाग जो हमारे काठगोदाम हल्द्वानी के बीच का क्षेत्र है, आप लोग सब लोग जानते हैं, तो रानी बाग जो है 1901 से पहले स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। हाल ही तो 1901 के बाद काठगोदाम में इसको मिला दिया गया था। और आपको बता दें नोटिफाइड एरिया क्यों चुना जाता है, किस कंडीशन में? नोटिफाइड एरिया का मतलब होता है उन इलाकों से जिन्हें नगर पालिका का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन भी उतने ही महत्व हैं जितने और क्षेत्र हैं राज्य में। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। किसी क्षेत्र में नोटिफाइड एरिया उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ पे जो आदिवासी
जो आदिवासी लोग हैं यानी आदिवासी इलाकों को भी नोटिफाइड एरिया में किया जाता है। हालांकि जो हमारा ये रानी बाग वाला क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र नहीं है, तो इसको नोटिफाइड एरिया यहाँ पे माना जाता है, अधिसूचित क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कौन सा अधिसूचित, रानी बाग। औद्योगिक कस्बे, औद्योगिक कस्बे कहते हैं, सिडकुल भी कहते हैं। तो कितने हैं औद्योगिक कस्बे हमारे हैं? 2 जनपदों में, यूएस नगर एंड हरिद्वार में। वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों का गठन की शुरुआत हुई 1931 से, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और है ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी हैं। तो ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी हैं। कानूनी संस्थाएं अब तक गठित की जा चुकी हैं। कितनी वन पंचायतें? 12,167। कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून कब बनाया गया? तो 1931 में कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून बनाया गया। राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना है? तो राज्य का जो वन क्षेत्र है उसमें से वन पंचायतों के अंतर्गत वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना है? लगभग 15.32% जो राज्य के वन हैं वो वन पंचायतों के अधीन है। वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण कितना है? तो वन पंचायतों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य सेवा में राज्य के SC ST और OBC हेतु कितना आरक्षण है? तो राज्य की सेवाओं में राज्य के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और OBC के लिए कितना आरक्षण है? तो 80 वालों को है 19%, ST को दिया जाता है यहाँ पे 4% और OBC को दिया जाता है 14%। राज्य सेवा में राज्य के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, खिलाड़ियां हैं, विकलांग हैं, उनको कितना आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे दिया जाता है? तो भूतपूर्व सैनिकों को उत्तराखंड राज्य में 5%, खिलाड़ियों को 4% और विकलांगों को 3% की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। राज्य सेवा में राज्य के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रित हैं उनको कितना आरक्षण यहाँ पे मिला हुआ है? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके जो आश्रित हैं, उनके बच्चे हैं, उनको यहाँ पे 2% का आरक्षण दिया जाता है। तो राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं को कितना क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ? तो राज्य की जो राजकीय सेवाएं होती हैं उनमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो अच्छा सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया कब? 3 अक्टूबर 2005 को। यहाँ से एक सवाल और बन सकता है, राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में वर्तमान में कौन कार्य कर रहे हैं आपको पूछा जा सकता है। तो अनिल चंद्र पुनेठा जी आजकल वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। साथ ही यह भी पूछा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष भी आपसे पूछा जाता है। तो राज्य सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष है डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। ये आपसे अच्छा सवाल है भी। राज्य सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RS टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन कब किया गया? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया कब किया गया? जुलाई 2011 में। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? ये भी आपको अच्छा सवाल है। तो पहले अध्यक्ष है विजेंद्र जैन जी। और तो अगला सवाल, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया 10 मई 2011 को। अगला है सवाल, राज्य अल्पसंख्यक, तो अगला सवाल है राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन कब किया गया? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन किया गया 10 मई 2003 को। साथ ही एक करेक्शन यहाँ पे आप लोग कर लो, कहीं कहीं पे जो ऑफिशियली दिया जाता है राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन है 27 मई 2003 भी ऑफिशियली दिया जाता है, तो इसको आप लोग जरूर करेक्ट कर लें। 27 मई 2003 को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। अगला सवाल है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष RK जैन, यह भी पता होना चाहिए आपको।
तो अगला सवाल है, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? तो राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया 2011 में। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया सन 2013 में, 13 मार्च 2013 को। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु संचालित वेबसाइट का नाम बताएं। तो 26 जनवरी 2013 को अपने उत्तराखंड राज्य के जो जनता है अपनी समस्या को ऑनलाइन भी दर्ज करा सकती हैं, समाधान.uk.government.in। तो समाधान.uk.government.in की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में कब हुई? तो ऑनलाइन समस्याओं को दर्ज कराने के लिए 26 जनवरी 2013 को इसकी शुरुआत राज्य में हुई। साथियों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे ऐसे ही हम पार्ट वाइज आपको पढ़ाएंगे, तो इसीलिए आपको वीडियो हमारी डेली वॉच करनी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप लोग वीडियो अंत तक आए हैं तो ज़रूर कमेंट करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन ऑन भी ज़रूर प्रेस करें। आई होप आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी हमारे पार्ट वाइज जो है ऐसे पार्ट वाइज हम लाएंगे, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। काफ़ी मददगार साबित होगी साथियों आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।